चलो बच्चों, तो हम लोग उसी का पहला चैप्टर कंटिन्यू करें, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने इसके आगे के वीडियोस में मैनेजमेंट, उसका मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस और दूसरे टॉपिक्स हमने समझे थे। एंड आखिरी टॉपिक हमारा जो कंटिन्यू चल रहा था वो था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। कोई भी बिजनेस में जब मैनेजमेंट किया जाता है ना, तो उसके लिए मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस में ये फंक्शंस किए जाते हैं। मेनली ये 6 फंक्शंस जो है वो ये किए जाते हैं, जिनमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस आते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट अगर आपको आपका बिजनेस भी संभालना हो, प्रॉपर मैनेजमेंट करना हो ना, तो उस मैनेजमेंट में ये सब प्रोसेस हमें करनी पड़ती है। प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग, जिसमें हमने कल के वीडियोस में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बारे में समझा था। प्लानिंग मतलब वो कहते हैं कि कोई भी काम, जब आपका बिजनेस का कोई भी गोल पूरा करना हो तो उसके लिए एडवांस में सोच के रखना कि कौन सा काम पूरा करना है, गोल पूरा करने के लिए कौन सा काम करना है, कब करना है, कितना करना है, कितने टाइम में पूरा हो जाना चाहिए। इसके लिए पहले ही एडवांस में ही सब कुछ सोच कर रखना, तो उसे कहते हैं प्लानिंग, कि जिससे आपका गोल, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव हो वो इजीली पूरा हो सके। तो प्लानिंग मतलब ये कहते हैं ना, पहले से ही सब सोच कर रखना। और ऑर्गेनाइजिंग मतलब कहते हैं कि आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर तैयार करना, कि बिजनेस में कौन सा काम कौन करेगा, कितने डिपार्टमेंट होंगे, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी होगी, कौन से वर्कर का किसके साथ कैसा रिलेशन होगा, ये सब चीज़ें पहले से ही सोच कर रखना, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग करना। तो प्लानिंग मतलब कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव्स तैयार करना और उसके लिए कौन कौन सा काम किया जाएगा ये सोचना। फिर ऑर्गेनाइजिंग में आपका बिजनेस स्ट्रक्चर तैयार करना कि वो सोचे हुए काम अब कौन कौन करेगा। और ऑर्गेनाइजिंग हो गई ना, तो अब हम लोग तीसरा फंक्शन देखें तो वो आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग उसे कहते हैं कि स्टाफिंग इज कंसर्न विथ अवेलिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी मैन पावर। स्टाफिंग का मतलब होता है कि अवेलिंग मतलब जो है वो ये मैन पावर, लोगों को जो है वो ये हमारे सिंपल वे में कहते हैं कि भाई जमा करना, लोगों को जो है वो ये बिजनेस में लेकर आना और उन्हें मेंटेन करना, मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी मैन पावर, और उन्हें अच्छी तरह से मेंटेन करना, इसे कहते हैं स्टाफिंग। सिंपल वे में अगर कहो ना, तो स्टाफिंग मतलब जो है वो ये कहते हैं कि आपका जब जो है वो बिजनेस शुरू हो जाए तो आप सबसे पहले प्लानिंग करोगे कि कौन सा काम करना है, ऑर्गेनाइजिंग करोगे कि उस काम करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद आप स्टाफिंग करोगे। स्टाफिंग में कैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी जो है वो पोस्ट के, कौन सी डिग्री वाले, कितनी एजुकेशन के लोग, तो कौन कौन से लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इसे कहते हैं स्टाफिंग। बिजनेस में स्टाफ रखना उसे कहते हैं स्टाफिंग। और स्टाफिंग में सिर्फ उन लोगों को काम पर रख देना, नौकरी पर रख देना, सिर्फ इतना ही नहीं होता, लेकिन उनके साथ बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। स्टाफिंग इज रिलेटेड विथ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द राइट पोजीशन। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, रिक्रूटमेंट मतलब कि उन्हें जॉब पर रखना। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द राइट पोजीशन, उन्हें सही पोजीशन पर रखना, एट द राइट टाइम, सही टाइम पर, इन अ राइट नंबर, सही नंबर्स में, एंड विथ अ राइट क्वालिफिकेशन, और सही क्वालिफिकेशन के साथ, तो वो स्टाफिंग कहलाती है। मतलब लोगों को नौकरी पर रखना फॉर राइट पोजीशन, सही पोजीशन के लिए। जैसे अगर कोई इंजीनियर पर्सन हो तो उसे कैसा काम दिया जाएगा, कौन सी पोजीशन पे रखेंगे, इंजीनियर जैसी उसे पोस्ट दी जाएगी ना, तो जो उस पोस्ट के लायक हो, सही टाइम पे दी जाए कि अब हमारे बिजनेस को जो है वो ये इतने ज़्यादा इंजीनियर्स की ज़रूरत है, तो उस वक्त उतने ज़्यादा इंजीनियर्स को जो है वो ये नौकरी दी जाए। सही नंबर्स में, भाई कितने लोगों की ज़रूरत है, न ज़्यादा होने चाहिए न कम होने चाहिए। एंड राइट क्वालिफिकेशन, उतनी उनमें क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनमें होनी चाहिए।
तो सही पोजीशन पे, सही टाइम पे, सही नंबर्स और सही क्वालिफिकेशन के लोग रखना, जॉब पर रखना, तो उसे कहते हैं स्टाफिंग। और स्टाफिंग के बाद भी सिर्फ उन्हें जॉब पर रख दिया, सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद जॉब पर रखने के बाद उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना कि जिससे बिजनेस चल सके, भाई बिजनेस में कैसा काम हो रहा है उन्हें ट्रेनिंग भी देना। उनका कभी ट्रांसफ़र या प्रमोशन का जो है वो टाइम आता हो तो उन्हें प्रॉपर टाइम पे ट्रांसफ़र या प्रमोशन भी करवाना, है ना। कोई पर्सन बहुत अच्छा काम करता हो तो 1 साल में उसका प्रमोशन किया जाए या कहीं दूसरे अच्छी पोस्ट पे ट्रांसफ़र करवाया जाए, तो ट्रांसफ़र या प्रमोशन भी उसे करवाना। कभी जो है डिसमिसल करवाना, रिटायरमेंट जो है भैया उसे देना, वेलफेयर एक्टिविटीज़ कि उनके फ़ायदे के लिए जो है भैया कुछ काम करवाना, उन्हें हमेशा मोटिवेट रखना, ये सब चीज़ें स्टाफिंग में आती हैं। ये सभी चीज़ें जो है वो ये स्टाफिंग में कहलाती हैं। ओके, तो स्टाफिंग मतलब खाली जॉब पर रख देना इतना ही नहीं होता, लेकिन इनके अलावा भी ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये इनमें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो आया ना स्टाफिंग समझ में। और इनके बारे में अगर हम कहें ना तो जैसे प्लानिंग कहते हैं ना, तो प्लानिंग मतलब क्या कहलाता है पता है, हमारे बिजनेस का ब्रेन कहलाता है। समझना, जो हमने आगे भी समझा था, प्लानिंग मतलब बिजनेस का ब्रेन। हमारे बॉडी का जैसे ब्रेन होता है, बिजनेस का ब्रेन प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग वो बिजनेस का फिजिकल स्ट्रक्चर कहलाता है, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर। उसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग वो बिजनेस का फिजिकल स्ट्रक्चर। तो स्टाफिंग जो है वो बिजनेस के लिम्स कहलाते हैं। लिम्स मतलब हाथ पैर कहलाते हैं जो प्रॉपर काम करें, तो बिजनेस के हाथ पैर वो कहलाते हैं स्टाफिंग। समझ आया स्टाफिंग के लिए। तो मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का सिंपल मीनिंग कहते हैं एम्प्लॉयज को सही डायरेक्शन देना, सही रास्ता दिखाना, वो क्या काम कर रहे हैं उनके लिए उन्हें गाइडेंस देना। उसकी डेफिनेशन ये बताती है कि डायरेक्शन मीन्स टू गाइड एंड टू सुपरवाइज द एम्प्लॉयज फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हो उन्हें पूरा करने के लिए एम्प्लॉयज को गाइड करना, उन्हें सही रास्ता दिखाना और उन्हें सुपरवाइज करना। ठीक है, उन्हें सुपरवाइज करना मतलब उन्हें जो है कंटिन्यूसली चेक करते रहना कि भाई वो बताए हुए काम के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसे डायरेक्टिंग कहते हैं। सिंपल मीनिंग यही कहता है कि उन्हें सही तरह का डायरेक्शन देना, ये डायरेक्टिंग कहलाया। और डायरेक्टिंग में सिर्फ गाइडेंस नहीं, इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो इसमें इंक्लूड होती है ना, वो आता है कि डायरेक्शन इंक्लूड वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक टू डायरेक्ट द सबॉर्डिनेट्स मतलब जो भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं ना, उसकी नीचे की पोस्ट पे काम करने वाले लोग, है ना, हमारी नीचे पोस्ट पे काम करने वाले लोग। तो सबॉर्डिनेट्स साथ वाले लोगों को भी जो है वो उन्हें सही डायरेक्शन देना। टू सुपरवाइज देम, उन्हें सुपरवाइज करना कि वो बराबर काम कर रहे हैं या नहीं। टू गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, उन्हें ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन देना। टू फिक्स द वर्क, कि अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उन्हें फिक्स करना, उन्हें जो है वो ये सही करना, ठीक करना। टू मोटिवेट द वर्कर्स को हमेशा मोटिवेट करना कि वो अपने काम हमेशा जोश से करें। एंड टू प्रोवाइड लीडरशिप प्रोवाइड करना, ये सब डायरेक्शन में आता है। डायरेक्शन मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे के फंक्शन के हिसाब से कि मैनेजमेंट में इनमें से एक भी फंक्शन अगर न किया जाए ना तो वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कहलाता। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आपने पहले प्लानिंग कर ली, क्या काम करना है, कितना हमें लक्ष्य पूरा करना है, वो आपने प्लानिंग कर ली। फिर ऑर्गेनाइजिंग, आपने नक्की कर लिया कि किस किस से काम करवाना है, कैसे काम करवाना है वो। फिर स्टाफिंग, उसके हिसाब से आपने लोग भी जो है वो रख दिए। लेकिन फिर लोगों को रखने के बाद, स्टाफिंग के बाद अगर आपने डायरेक्टिंग नहीं की ना तो आपको पूरा मैनेजमेंट फेल हो सकता है। स्टाफिंग में हम लोग लोगों को नौकरी पर रखते हैं, लेकिन नौकरी पे रखने के बाद अगर उनको छोड़ दें कि हाँ भाई नौकरी पे आपको रख दिया, ये काम ऐसे करना, इतना बोल के अगर उसे छोड़ दें तो फिर वो मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग उसे छोड़ दें ना तो वर्कर्स ऑलमोस्ट फिर क्या करेंगे कि हाँ भाई अब तो जो है वो हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो केयरलेस हो जाएंगे। उनमें मोटिवेशन नहीं रहेगा, उनमें जोश नहीं रहेगा कि हम लोग कैसे काम करें। इसीलिए मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग भी ज़रूरी होती है। कंटिन्यू सुपरवाइज करते रहना कि हाँ भाई ये बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ना करता हो तो उन्हें जो है
चेक करना कि भाई काम नहीं कर रहा है तो उसे सही गाइडेंस देना कि तुम इस तरह से काम करो तो जल्दी पूरा होगा। सही बात ना, उन्हें गाइडेंस देना कि अगर कोई गलत काम कर रहा हो तो उसे ये समझाना सिर्फ कि देखो तुम ऐसे काम कर रहे हो ना, इसकी जगह ये काम करो, इस मेथड से वर्क करो तो तुम्हारा जो है वो ये वर्क जल्दी होगा, तो जिससे उन वर्कर्स को भी मोटिवेशन मिले। इसीलिए डायरेक्टिंग ज़रूरी होती है। अगर डायरेक्टिंग ना हो ना, अगर डायरेक्टिंग नहीं हो, अगर सही डायरेक्शन लोगों को, एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया जाए तो शायद मैनेजमेंट के बाकी सब फंक्शन भी फेल हो सकते हैं। इसीलिए डायरेक्शन भी मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन में से एक कहलाता है। तो डायरेक्शन पता चला ना, और डायरेक्शन भी एक तरह का कंटिन्यूस एक्टिविटी है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, क्योंकि ये हमेशा चलता है। जब से बिजनेस शुरू हुआ हो तब से लेकर जब बिजनेस खत्म होगा तब तक, जब तक एम्प्लॉयज़ हमारे बिजनेस में काम करते रहेंगे तब तक उन्हें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए ये भी एक तरह का कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो जैसे हमने डायरेक्शन के बारे में समझा, डायरेक्टिंग के बारे में समझा, अब मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन आता है, वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग मीन्स कंट्रोल करना, कि जो काम हमने सेट किए हुए गोल के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है ये चेक करना, उसे कंट्रोलिंग कहते हैं। तो कंट्रोल मीन्स ऐसा कहलाता है, कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग द बैलेंस अमॉन्ग एफर्ट्स, रिजल्ट, रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स। एफर्ट्स, हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है, जो रिसोर्सेज हमें जो है वो मिल रहे हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं और जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन सब के बीच में बैलेंस रखना, तो उसे कंट्रोल कहते हैं। सबसे आसान भाषा में वो कहते हैं कि आपने जो ऑब्जेक्टिव, जो लक्ष्य नक्की किए हैं, तो उस लक्ष्य के हिसाब से सब काम बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसे टाइम टू टाइम चेक करना, इसे कंट्रोलिंग कहते हैं। यहाँ कहते हैं कि द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सी वेदर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर डन विद द कन्फर्मिटी ऑफ प्लानिंग और नॉट, कि हर बिजनेस एक्टिविटी प्लानिंग के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही, तो उसे कंट्रोलिंग कहते हैं। तो कंट्रोलिंग, पहले के टाइम में कंट्रोलिंग को नेगेटिव एक्टिविटी माना जाता था। कंट्रोलिंग मतलब नेगेटिव एक्टिविटी कहते थे। पहले के टाइम में कंट्रोलिंग ऐसा मानते थे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे बिजनेस में जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, भाई उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना कि उन्हें कंपलसरी यही काम करना है, हम जैसे बोले वैसे ही काम करना है, कि उन्हें अपनी आवाज़ नहीं उठानी। तो इस तरह से उनके ऊपर हद से ज़्यादा कंट्रोल रखना, उसे पहले कंट्रोलिंग मानते थे, नेगेटिव एक्टिविटी माना जाता था कि बिजनेस में कंट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए या नेगेटिव ये वर्क होता था, ऐसे मानते थे। लेकिन मॉडर्न टाइमिंग में अब कंट्रोलिंग को नेगेटिव एक्टिविटी नहीं मानते, ये तो एक तरह की पॉजिटिव एक्टिविटी है, एक तरह की करेक्टिव एक्टिविटी है, क्योंकि कंट्रोलिंग से ही हमें पता चलता है कि प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो एम्प्लॉयज़ को सही डायरेक्शन देना, सही तरह से उन्हें रास्ता दिखाना कि ये देखो ये काम ऐसा नहीं हो रहा है, तो इस काम को आप इस मेथड से करो, तो वो कंट्रोलिंग आता है। मतलब अगर ध्यान से देखें ना तो कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग, पता है ये दोनों आपस से जुड़े हुए कहलाते हैं। कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग ये दोनों जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। और कंट्रोलिंग जनरली मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन कहलाता है, तो मैनेजमेंट के आखिरी में आता है। आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, है ना, नौकरी पर रख दिया सबको, उनको सही डायरेक्शन भी दे दिया, और साथ में आखिरी में सब पे कंट्रोल रखना, सब में कंट्रोल रखना कि प्लानिंग के हिसाब से अब सब लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है। कंट्रोलिंग का एक ये भी कहते हैं कि भाई बिजनेस में कोई भी तरह की अगर मिस्टेक हो रही हो, कोई भी तरह का अगर लैक आ रहा हो, मतलब प्रॉब्लम्स हो रही हो, तो उन्हें सॉल्व करना, ये भी कंट्रोलिंग में आता है। या कंट्रोलिंग में उसे भी कहते हैं कि पहले जो भी मिस्टेक हो चुकी हैं, पहले जो भी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, वो कभी भी रिपीट ना हो, तो उसे भी कंट्रोलिंग कहते हैं। कि बिजनेस में एक बार जो गलती हो गई, अब वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो उसे कंट्रोलिंग कहा जाता है प्रॉपर। ओके, तो हमने मैनेजमेंट के ये फंक्शन देखे ना। और दूसरा फंक्शन, अब नेक्स्ट फंक्शन जो है वो मैनेजमेंट का ही एक फंक्शन है, लेकिन काफ़ी बिजनेसमैन
जो है वो ये फंक्शन मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, कोई नहीं करते। ज़्यादातर जो काफ़ी बड़े बिजनेस होते हैं ना, तो उनमें ये फंक्शन ज़रूर यूज़ किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल कर काम करना। इसका डेफिनेशन ये बताता है कि टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी among the different function carried out by different departments in the business unit is called a coordination। कि बिजनेस यूनिट में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमने आगे भी देखा था बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। और उन डिपार्टमेंट में जो अलग अलग फंक्शंस, जो अलग अलग वर्क होता है ना, उनमें कोऑर्डिनेशन रखना, वो मिलजुल कर काम करें, एंड हार्मनी मतलब सुख शांति के साथ वो काम करें, तो इसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मतलब ये कहलाया कि कोऑर्डिनेशन मतलब ये है कि बिजनेस में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सब लोग मिलकर काम करें, कोई भी किसी के साथ कोई झगड़ा ना करे, ना ही कोई भी किसी के खिलाफ जाए। आप इमेजिन करो कि बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे हम लोग दो ही डिपार्टमेंट, चलो अगर समझे पहले कि परचेस और सेल डिपार्टमेंट होते हैं। बिजनेस के लिए परचेस करना भी ज़रूरी है और सेल भी ज़रूरी है, दोनों बिजनेस की एक्टिविटीज़ है ना। अब दोनों डिपार्टमेंट के हेड अलग अलग होंगे। हमने आगे समझा था ना मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कि हर डिपार्टमेंट के हेड उसमें आते हैं। दोनों डिपार्टमेंट में हेड अलग अलग होंगे। अब अगर वो दोनों डिपार्टमेंट के हेड आपस में हमेशा झगड़ा करता हो, दोनों की एक दूसरे से बनती ना हो, मतलब कि बिजनेस में जो दो डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे के राइवल बन जाए, एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, या एक दूसरे से हमेशा जो है वो चिढ़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, तो बताओ मैनेजमेंट में अच्छी तरह से काम, वो मतलब मैनेजमेंट अच्छी तरह से पूरा हो पाएगा क्या? बिजनेस में सब काम अच्छी तरह से हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। यहाँ कोई छोटा सा बिजनेस हो ना, कोई छोटा बिजनेस हो कि जिसमें एक छोटी सी शॉप हो, उस शॉप में काम करने वाले समझो 5 वर्कर हैं, और वो पांचों वर्कर अगर आपस में झगड़ते रहते हो, उनकी आपस में बनती ना हो अगर, तो बताओ वो बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होगा? नहीं होगा ना। जब वो पांचों वर्कर्स आपस में ही झगड़ते रहेंगे ना, तो जिसकी वजह से उसका नुकसान हमारे बिजनेस को ही होगा। बिजनेस में कोई भी काम प्रॉपरली पूरा नहीं होगा। इसीलिए बिजनेस में जब मैनेजमेंट किया जाता है ना, तो मैनेजमेंट का ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है कोऑर्डिनेशन, कि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें, वो सभी डिपार्टमेंट मिलजुल कर काम करें। कितना अच्छा होगा ये भी इमेजिन करो कि अगर कोई एक छोटी शॉप में 5 वर्कर काम कर रहे हैं और पांचों वर्कर बहुत अच्छी तरह से मिलजुल कर काम कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, किसी को तकलीफ हो जाए तो दूसरा सामने आ जाएगा कि नहीं चलो भाई तुम्हारा काम मैं करके देता हूँ। तो सोचो वो सब अगर जो है वो ये खुशी के साथ, मस्ती के साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, तो वो बिजनेस को कितना बेनिफिट देगा, वो बिजनेस कितना जल्दी ग्रो करेगा। बराबर। अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, परचेस और सेल डिपार्टमेंट, उसके सभी एम्प्लॉयज़, सभी वर्कर्स अगर साथ में मिलकर काम करते हो, एक दोस्त की तरह रहते हो, तो इमेजिन करो वो बिजनेस कितनी जल्दी ग्रो करेगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम वो बिजनेस के मैनेजर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो टॉप लेवल के पर्सन होते हैं ना, बिजनेस के मालिक, वो यही ट्राई करते हैं कि सभी वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। कोऑर्डिनेशन में ऐसे भी कहा जाता है, ध्यान से समझना बेटा, इनके कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो ये पॉइंट समझ रहे हैं, तो सुनना ध्यान से। कोऑर्डिनेशन के लिए ये कहते हैं कि मैनेजमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन भी ना हो ना, तो भी शायद मैनेजमेंट की बाकी सब मेथड से फेल हो जाती है। जो आगे हमने जो भी फंक्शंस देखे वो सभी जो है वो फेल हो जाते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन ऐसा फंक्शन है जो एक लेवल पे नहीं, मैनेजमेंट की तीनों लेवल पे ज़रूरी है। टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल, तीनों लेवल पे कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। समझो टॉप लेवल के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम होती है, अगर वही आपस में झगड़ते रहते हो तो हम वर्कर्स की क्यों बात करें? अगर टॉप लेवल पे कोऑर्डिनेशन ना हो तो बताओ बिजनेस कैसे चल पाएगा? फिर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग डिसीजन लेता हो, दूसरा कोई अलग डिसीजन ले ले, तो कैसे चलेगा? इसलिए कोऑर्डिनेशन हर जगह पर, हर लेवल पे ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन उसके साथ ज़रूरी होता है फंक्शन कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब ये है कि मिलकर काम करना, उसके साथ ही कोऑर्डिनेशन जो है वो सक्सेस हो पाता है।
कोऑर्डिनेशन की वजह से बिजनेस के जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना, उन रिसोर्सेज का काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ हो पाता है, वेस्टेज नहीं होता, एनर्जी और टाइम कोऑर्डिनेशन की वजह से काफ़ी बच जाता है, एंड बिजनेस में हार्मनी बनी रहती है, मतलब शांति बनी रहती है, झगड़े नहीं होते। इनकी वजह से दूसरे जो फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो वर्क होते हैं। कोऑर्डिनेशन की वजह से ही बिजनेस की सभी एक्टिविटीज़ एकदम इजीली चलेगी, सब मिलजुल कर काम करेंगे, कभी कोई झगड़ा ना हो, कभी कोई परेशानी ना हो, तो सब एक्टिविटी एकदम स्मूथली चल सकती है ना। कभी कोई काम रुकेगा नहीं, कभी कोई काम जो है वो ये डिले नहीं होगा, सब अगर मिलकर काम करेंगे। अगर कोई एक समझो वर्कर बीमार हो जाता है तो दूसरा उसके साथ मिलकर काम करेगा कि चलो तुम्हारा काम मैं कम कर देता हूँ, तो बिजनेस में कोई भी वर्क डिले नहीं होगा, कभी भी लेट नहीं होगा, रुकेगा नहीं कोई काम। इनकी वजह से बिजनेस में हमेशा बैलेंस बना रहेगा कि नहीं, जो भी बिजनेस के गोल्स हैं वो गोल्स अच्छी तरह से जल्दी पूरे हो पाएंगे। तो देखो, मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन भी कितना ज़रूरी आ जाता है। तो हमने ये मैनेजमेंट के 6 फंक्शन समझे ना, हाँ? अब जो मैनेजमेंट किया जाता है ना, अब मैनेजमेंट कहाँ कहाँ किया जाता है बिजनेस में, वो हम लोग समझें। जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज मतलब क्या, कि मैनेजमेंट बिजनेस में कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से तरह के मैनेजमेंट होते हैं, ऐसे अगर आप समझो तो मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज में आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसका मतलब ये कि देखो, जब मैनेजमेंट करना है तो सिर्फ इतना नहीं कि आपके जो है बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, बस सिर्फ उसका ही मैनेजमेंट करना नहीं। वो मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है, एक ही पार्ट कहलाता है, वो सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन बिजनेस में इसके अलावा भी बहुत सारे मैनेजमेंट किए जाते हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट आता है कि जो भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो प्रोडक्ट किस तरह से तैयार करें और किस तरह से कस्टमर्स तक पहुँचाएँ, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब कि बिजनेस में जो भी एम्प्लॉय, जो भी ह्यूमन काम कर रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करना, जो आगे हमने देखा ना, उनके लिए कंट्रोलिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कोऑर्डिनेशन रखना, ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब आपका जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो कैसी क्वालिटी का, किस तरह से तैयार होना चाहिए, उसे बताना, इसे कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो देखो, जब बड़ी कंपनी वर्क करती है, उनमें जब मैनेजमेंट होता है तो मैनेजमेंट सिर्फ एक ही एरिया में या एक ही मेथड से नहीं होता, मैनेजमेंट अलग अलग एरियाज में होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इन चारों मैनेजमेंट के बारे में शॉर्ट में समझें। तो सबसे पहले आता है, वो आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मीन्स मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब कहते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट वो कहते हैं कि भाई किसको मैनेज करना, कि जो भी बिजनेस में गुड्स और सर्विस तैयार हो रहे हैं ना, उन्हें प्रोड्यूसर से, मतलब आपके बिजनेस से कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उसे कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। आपका प्रोडक्ट आपके बिजनेस में तैयार तो हो रहा है, लेकिन वो कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, कितने एरिया में पहुंचेगा, कितनी देर में पहुंचेगा, कब तक पहुंचेगा, ये सब चीज़ों का मैनेजमेंट वो आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। या दूसरी बात कहो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ मनी एज वेल एज मार्केट रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, सेल प्रमोशन, स्टोरेज, इंश्योरेंस एटसेट्रा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब ये कहलाता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ मनी, मतलब कि भाई एक्सचेंज ऑफ गुड्स का मतलब कहलाता है कि भाई गुड्स को एक्सचेंज करना, बेचना। हमारी भाषा में कहते हैं भाई गुड्स को बेचना, सामान बेचना, कि जिसके बदले में आपको पैसे मिले। और सिर्फ इतना ही नहीं, गुड्स का दूसरा मैनेजमेंट करना, जैसे कि मार्केट रिसर्च में आता है कि अभी मार्केट की कंडीशन कैसे चल रही है, उसके हिसाब से जो है वो गुड्स प्रोवाइड करना लोगों को, तेजी चल रही है कि मंदी चल रही है। वो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड कैसी है, कि किस तरह से बेचेंगे हम लोग,
कि डोर टू डोर जो है वो बेचे जाए। आप कोई अगर प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो तो उसमें ऑप्शन नहीं मिल सकते कि वो प्रोडक्ट आप डोर टू डोर जाके बेचो, या तो फिर शॉप में दे दो, रिटेल शॉप में दे दो कि वो बेचेंगे, या तो हमारा प्रोडक्ट सिर्फ होलसेल में ही बिकेगा। तो कैसी मेथड, वो भी तो मैनेजमेंट करना पड़ता है ना। आप बिजनेस चला रहे हो तो ये छोटी छोटी बात नहीं ध्यान देनी पड़ती। दूसरा सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है सेलिंग के लिए कैसी एडवर्टाइजमेंट करना। स्टोरेज, कि आपके जो गुड्स होते हैं वो गुड्स एक ही दिन में सब बिक नहीं जाएंगे, तो उनको स्टोरेज कैसे करें, उनके लिए इंश्योरेंस लेना है या नहीं लेना है, इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है। तो शॉर्ट में अगर कहो तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब आपका जो गुड्स हैं, जो आपके सामान हैं, वो सामान कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए जो भी मैनेजमेंट करना पड़ता है ना, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट आता है। और आपके गुड्स जब कस्टमर्स तक पहुंचते हैं ना, तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान दी जाती है। मतलब अगर आप कहो तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शन समझे, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इनके फंक्शन अगर समझें तो इनमें 4 फंक्शन आते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है प्रोडक्ट फंक्शन, या दूसरी लैंग्वेज में इसे कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। ध्यान देना, आपको एग्जाम में कितनी बार ऐसे भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब कि प्रोडक्ट फंक्शन या प्रोडक्ट का मैनेजमेंट करना। इसका मतलब ये कि जब कोई कंपनी या कोई बिजनेसमैन अपना कोई गुड्स, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हो, कोई अपनी नई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके लिए उसमें कौन कौन सी चीज़ों का मैनेजमेंट करना पड़े, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना पड़े, इसे कहते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट या तो प्रोडक्ट मिक्स। जिसमें जब प्रोडक्ट तैयार होता है ना, तो क्या क्या चीज़ें देखते हैं उसमें। अपीयरेंस, वो प्रोडक्ट दिखेगा कैसा, कैसी साइज़ होगी, कैसा शेप होगा, कलर, उसकी साइज़, उसका शेप, वेट, प्रिंट कैसी होगी, जो पैकिंग होती है उसके ऊपर उसकी प्रिंट कैसी होगी, गारंटी ऑफ वर्क, उस प्रोडक्ट की गारंटी या वारंटी कितनी होगी, आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी, जो आफ्टर सेल सर्विस बेचने के बाद जो सर्विसेज दी जाती है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट एक ही बनेगा कि उसकी अलग अलग वैरायटी भी बनेगी। जिस सब चीज़ों का मैनेजमेंट करना होता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट या तो प्रोडक्ट मिक्स। खुद ही इमेजिन करो ना, अगर आपको कोई प्रोडक्ट तैयार करना हो, जैसे आप लोग सोचो कि अगर मुझे कोई कंपनी शुरू करनी है तो उसमें मैं कौन सा प्रोडक्ट तैयार करूं, क्या तैयार करूं। कि अगर चलो कि अगर मैं सिर्फ कोई शर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे कोई शर्ट तैयार करनी है, अगर क्लोथ्स तैयार करना है शर्ट, तो उसमें सब चीज़ें नहीं देखेंगे कि शर्ट जो है वो ये कैसी साइज शेप का होगा, अपीयरेंस कैसा होगा, कौन सी नई स्टाइल की मैं शर्ट बनाऊँ, उसकी प्रिंट कैसी होगी, उसके ऊपर लेबल कैसा लगेगा, उसको जो है वो पैक करके हम लोग शॉप में दें या ऐसे ही छुट्टक में दें, उसकी गारंटी मिलेगी लोगों को या नहीं, कि भाई नहीं हमारी शर्ट बहुत अच्छी है, कि भाई इसमें जो है ये सालों तक इस कपड़े का जो है वो रंग नहीं उड़ेगा। मतलब कितनी सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट बनाने के लिए सोचनी होती है, उसकी कितनी सारी वेराइटीज़ आप सोचोगे, तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट। समझ रहे हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर पहला आता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना, दूसरा आता है प्राइस मैनेजमेंट या तो प्राइस मिक्स। इसका मतलब ये कि जब प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचने जा रहे हो तो उसका प्राइस क्या डिसाइड करें। प्राइस हमेशा ऐसा डिसाइड होता है कि जिससे कस्टमर भी खुश हो जाए और जो बिजनेसमैन है उसे भी अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, ऐसा प्राइस डिसाइड करना होता है। और प्राइस डिसाइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान देते हैं। सेल्स पॉलिसी, कि आप लोग सेल कैसे कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग है या फिर जो है वो शॉप में सेलिंग कर रहे हो, रिटेल में, होलसेल में। क्रेडिट पॉलिसी कितनी है, कि आपकी क्रेडिट कितनी है, आप जब सामान बेच रहे हो तो कितनी क्रेडिट पे बेच रहे हो, कि 2 महीने की क्रेडिट है, 6 महीने की, या कैश में ही बेच रहे हो। डिस्काउंट पॉलिसी कितनी है, आप जब प्रोडक्ट बेचोगे तो उस पर कितना डिस्काउंट दोगे, होलसेल या रिटेल सेल करोगे। कमीशन टू द मीडिएटर्स, जो मीडिएटर्स होते हैं, जो बीच में ब्रोकर्स कहलाए, जो आपका प्रोडक्ट बाहर तक बेचेंगे, उनको कितनी कमीशन होगी। पता, ये सब खर्चा काउंट करके फिर प्राइस नक्की किया जाता है ना। और उसके बाद प्राइस में भी ये ध्यान देते हैं ना कि जिससे प्राइस कस्टमर को ज़्यादा ना लगे, कस्टमर खुश रहे कि नहीं भाई इसमें
हमें अच्छी प्राइस में जो है वो ये प्रोडक्ट दिया है, कस्टमर भी बोले ना कि हमें अच्छी प्राइस में जो है वो प्रोडक्ट मिल चुका है और बिजनेसमैन को भी जो है वो प्रॉफिट मिलता हो, ऐसे प्राइस नक्की करते हैं। आप इमेजिन करो, आप बाहर से कोई जो है वो पार्ले जी का 5 रुपए का पैकेट लेने जाते हो, सिर्फ 5 रुपए का पैकेट, तो उस 5 रुपए के पैकेट में जो ऑनर है, जो बिजनेसमैन होगा, उसे कितना सारा प्रॉफिट मिलता होगा सिर्फ एक 5 रुपए के पैकेट में। और उसके ऊपर उन्होंने भी तो ये सब चीज़ें ध्यान दी होगी ना, उनकी सेल पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, डिस्काउंट कितना, जो मीडिएटर को कमीशन कितना, होलसेल या रिटेल में बेचने पर कितना खर्चा होगा, ये सब चीज़ें एक 5 रुपए के पैकेट में नहीं सोची होगी। या तो सिर्फ एक रुपए का चॉकलेट बेचते वक्त भी ये सब चीज़ें तो ध्यान देनी पड़ती है ना। उसके बाद नक्की होता है कि नहीं, इसका प्राइस 1 रुपये रखते हैं हम लोग। इमेजिन करो कि प्राइस डिसाइड करने के लिए भी कितना मैनेजमेंट करना पड़ता है, ज़रूरी है ना मैनेजमेंट। दूसरा मार्केटिंग मैनेजमेंट में दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन करना। जब प्रोडक्ट बन जाए, प्राइस डिसाइड हो जाए, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट या तो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में वो होता है कि आप लोग, आपका जो प्रोडक्ट तैयार हो जाए तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, लोगों तक कैसे पहुंचाओगे। उनमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देते हैं कि जैसे डायरेक्ट सेलिंग करना, कि डायरेक्ट डोर टू डोर। आपको पता है कितने सारे वो सेल्समैन आते हैं ना, सेल्समैन हर घर घर नहीं आते कि कुछ सोप बेचने, कुछ परफ्यूम बेचने, कुछ जो है वो सर्फ वगैरह बेचने आते हैं ना। ये होती है उनकी डायरेक्ट सेलिंग, कि डायरेक्ट डोर टू डोर सेल करना है, कि थ्रू होलसेलर और रिटेलर्स, के होलसेलर या रिटेलर के थ्रू हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेलिंग करनी है। प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की क्या प्रॉब्लम आएगी वो, आप अगर यहाँ सूरत में कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसे कहाँ बेचोगे, खाली सूरत में ही, कि सूरत के बाहर भी पूरी इंडिया में बेचना है। तो पूरी इंडिया में बेचते वक्त ये ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान देना होता है ना, कि डेली ट्रांसपोर्ट चाहिए। कि अगर यहाँ से आपका प्रोडक्ट, आपने अगर कोई सपोज चॉकलेट बनाया है, कोई चॉकलेट बनाया है 5 रुपए का, 10 रुपए का चॉकलेट है, और वो सूरत के हर शॉप में बिक रहा है। अब आपकी इच्छा है कि बाहर भी बिकना चाहिए, समझो आपका प्रोडक्ट दिल्ली तक पहुंच रहा है, तो दिल्ली में ऐसे थोड़ी कि भाई एक दिन बेचा तो बस उसके बाद ख़त्म, डेली हर शॉप में वहाँ मिलना चाहिए ना। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी का भी तो ध्यान देना होता है कि रोज़ आपका प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँचे, वहाँ रोज़ लोग खरीद रहे हैं और आपको रोज़ यहाँ सूरत से वहाँ बेचना है। तो ये सब चीज़ों का भी मैनेजमेंट करना होता है, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। एंड दूसरा आता है, वो आता है प्रमोशन। प्रमोशन को दूसरा हम लोग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों को, कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके बिजनेस के लिए अट्रैक्ट करना, इसे कहते हैं प्रमोशन करना। प्रमोशन करने में आता है कि एडवर्टाइजमेंट करना, पब्लिसिटी करना, लोगों तक आपकी बात पहुंचाना। सेलिंग थ्रू सेल्समैन, सेल्समैन के थ्रू सेलिंग करना। आपने रास्ते पे कितनी बार देखा होगा कि कोई कंपनी के लोग, कोई व्हीकल, कोई जो है वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बेचने वाले लोग रास्ते पर भी जो है वो अम्ब्रेला लगाकर, अपना छोटा सा स्टॉल लगाकर बैठे हुए होते हैं, होता है कि नहीं। ये सेल्समैन के थ्रू सेलिंग होती है, पब्लिसिटी होती है उनकी। या तो वेज टू अट्रैक्ट कस्टमर, या कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करें, इनके अलग अलग रास्ते ढूंढना। कभी कोई चीज़ फ्री में प्रोवाइड करते हैं, कभी कोई नया प्रोडक्ट होता है ना, तो उसमें टीवी में जो है वो ये गेम शो रखते हैं, टीवी में एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आप लोग ये करो तो आपको ये प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। करते हैं कि नहीं, अलग अलग तरह से कस्टमर्स को सेल कर अट्रैक्ट करते हैं। ये सब आता है प्रमोशन मैनेजमेंट में। समझ आ रहा है। तो जब मार्केटिंग मैनेजमेंट, आपको गुड्स कस्टमर तक पहुंचाना है, तो उनमें ये चारों चीज़ें ध्यान देनी होती है, प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। ठीक है। तो पहला मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में समझ में आया ना। अब हम लोग दूसरा मैनेजमेंट का फंक्शन टाइप देखें तो वो आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दूसरा आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि ह्यूमंस के थ्रू, मतलब लोगों के थ्रू जो मैनेजमेंट होता है वो। बिजनेस में हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग मशीनों से काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग लोगों से काम कर रहे हैं, और लोगों के थ्रू जो मैनेजमेंट होता है उसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन समझे तो कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन मैटर्स लाइक प्रोफिशिएंसी, नॉलेज, इंटेलिजेंस, लाइक्स एंड डिसलाइक, पर्सनल डेवलपमेंट, नेसेसिटी एटसेट्रा of employees, integrates them with business objectives and channelize the business
टूवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसका मतलब ये कि आपके बिजनेस में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ना, उन एम्प्लॉयज़ की हर एक चीज़ से ध्यान देना, जैसे कि उनकी प्रोफिशिएंसी, उनकी नॉलेज कितनी है, इंटेलिजेंस कितनी है, उनकी लाइक डिसलाइक क्या है, उन्हें कैसा काम पसंद है कैसा नहीं, कौन सी चीज़ें पसंद है नहीं है, उनका पर्सनल डेवलपमेंट कैसा है, मतलब वो हमेशा मोटिवेट रहते हैं कि हमेशा डल पड़े रहते हैं, नेसेसिटी उनकी क्या है, कि उनकी क्या ज़रूरत है, वो बिजनेस वो जॉब कर अगर कर रहे हैं कोई एम्प्लॉयज़ क्यों कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं या किसी और वजह से कर रहे हैं। मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें देखकर फिर एम्प्लॉयज़ को जो है वो हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ जोड़ना, बिजनेस ऑब्जेक्टिव हमारे गोल्स के साथ जोड़ना, और उन्हें इस तरह से चैनलाइज करना, उन्हें इस तरह से ट्रेनिंग देना उन एम्प्लॉयज़ को कि जिससे जिससे हमारा बिजनेस जो है वो सक्सेस और प्रॉफिटेबिलिटी तक बढ़े, मतलब बिजनेस में हमेशा आगे बढ़ते रहें और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट होता रहे। इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। शॉर्ट में अगर कहो तो लोगों को हर एक चीज़ का ध्यान देकर और उसके बाद उन्हें इस तरह से ट्रेनिंग देना, लोगों का पहले ध्यान देकर उन्हें इस तरह से ट्रेनिंग देना कि जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिले और हमारा बिजनेस में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो। एक एग्जांपल से समझें कि आप अगर छोटी सी शॉप चला रहे हो, वही पहले छोटी शॉप है फिर कंपनी का एग्जांपल, कि आप अगर छोटी शॉप चला रहे हो, उसमें जो है वो आपके लिए अगर 5 वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनमें 5 वर्कर एक जैसे नहीं होंगे, सबकी जो है वह पसंद नापसंद अलग अलग होगी, किसी को पसंद होगा कि भाई जो है वही सुबह जल्दी उठकर जो है वो ये काम करें, किसी को पसंद होगा कि नहीं भाई रात को भले देर तक शॉप पर बैठे पर तब काम करें। सबकी पसंद नापसंद अलग अलग होगी ना। कोई कहेगा कि भाई भले मुझे पैसे थोड़े कम मिले लेकिन यार जो बॉस है ना, जो ऑनर है ना, उसकी शाबाशी मिलनी चाहिए, है ना, उसकी तारीफ़ मिलनी चाहिए। कोई लोग से तारीफ़ के भूखे होता है कि नहीं ऐसा। सबकी पसंद नापसंद अलग होती है। फिर जो मालिक है वो मालिक सबकी पसंद नापसंद को चेक करे, उनकी नॉलेज इंटेलिजेंस कितनी है वो चेक करें, और उसके बाद उन्हें जो है वो ये ट्रेन करें कि नहीं चलो सबकी पसंद ऐसी है तो उसके हिसाब से किसी को तारीफ़ पसंद है तो मालिक ध्यान रखे खुद भी कि नहीं भाई इसको तारीफ़ जो है वो बहुत पसंद आती है, तो रोज़ उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दे तो खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएगा, है ना। किसी को पसंद है कि भाई सुबह जल्दी उठकर काम करे, तो उसके लिए कोई ऐसा काम दिया जाए कि वो सुबह जल्दी काम कर ले। किसी को लेट नाइट तक देर तक शॉप पे बैठने की अगर जो है वो आदत हो तो उसके लिए कोई ऐसा काम दिया जाए कि जिससे वो अकेला देर तक बैठकर काम कर सके, जिससे सब खुश रहें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उन इंसानों का मैनेजमेंट करने का मेन मकसद यही रहता है कि हर इंसान अच्छी तरह से खुश रहकर हमारे बिजनेस में काम करे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो चीज़ें आती हैं ना, कि जैसे वर्कर्स को सिलेक्ट करना, उन्हें अच्छी खासी ट्रेनिंग देना, उन्हें डायरेक्शन देना, ये सब चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती हैं। ध्यान से समझना बेटा। इसके अलावा बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ना, इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना, ये बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वर्कर्स के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ जोड़ना। मतलब समझो कि कोई वर्कर का पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि भाई मुझे है ना एक अपना अच्छा खासा घर खरीदना है, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। अब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा, बिजनेस का तो ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस है उसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई मुझे साल में 10 लाख प्रॉफिट कमाना है। और जो कोई एम्प्लॉय है, बिजनेस में काम करने वाले, बड़ी कंपनी में काम करने वाले 100 लोग, और उसमें किसी की ये इच्छा है कि नहीं भाई मुझे जो है वो 1-2 साल में अपना नया घर खरीदना है, तो देखो उसका मकसद अलग होगा, इसलिए वो जॉब कर रहा है। और जो बिजनेस में ऑनर है उसका मकसद अलग होगा, उसे तो 10 लाख का प्रॉफिट कमाना है साल में। तो दोनों के अपने अपने मकसद को आपस में जोड़ना, उसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कितना अच्छा हो कि अगर उस एम्प्लॉय को ये कह दिया जाए कि देखो तुम जो है वो ये ऐसा काम करोगे ना, तुम अगर ऐसा काम इस तरह से काम करोगे तो हमारे बिजनेस को इतना अच्छा प्रॉफिट होगा, और क्या हमारे बिजनेस को 10 लाख का प्रॉफिट होगा। अगर 10 लाख का प्रॉफिट हुआ ना तो उसमें से इतनी कमीशन हम लोग तुम्हें देंगे अगर तुम अच्छा काम करोगे, और जिससे तुम्हें वो कमीशन मिलेगी ना तो तुम अपना घर खरीद पाओगे।
तो ऐसे बोलने से क्या हुआ पता है कि जिससे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा और वो वर्कर भी खुश हो जाएगा कि नहीं यार, बिजनेस को अगर 10 लाख का प्रॉफिट मिलेगा तो मुझे भी कमीशन मिल जाएगी और जिससे मैं भी घर खरीद पाऊंगा। तो बताओ, दोनों गोल्स आपस में जुड़ गए ना। बिजनेस का गोल भी पूरा हो गया और उसका पर्सनल गोल भी पूरा हो गया एम्प्लॉय का। इसे ही प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं कि जिससे सामने वाला भी खुश और बिजनेसमैन भी खुश। इसके अलावा उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना कि जिससे वो हमेशा मोटिवेट रहें, हमेशा जो है वो खुश रहें। उन्हें सही पोजीशन पर काम देना, इसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। सही पोजीशन पे अगर कोई इंजीनियर की डिग्री लेकर, एकदम बड़ी अच्छी खासी डिग्री लेकर जो है वो ये काम करने आया हो और उसे कोई छोटी सी पोस्ट का काम दे दिया जाए तो वो कभी भी जोश के साथ काम नहीं करेगा। उसे सही पोजीशन चाहिए वहाँ पर। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये भी ध्यान दिया जाता है कि भाई वो लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो, कि वो जॉब करके खुश हो कि नहीं, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, मुझे बहुत खुशी मिल रही है, तो मैं कभी ये जॉब नहीं छोड़ूंगा। और वो कभी भी अगर जॉब नहीं छोड़ेंगे तो इसका मतलब उसका बेनिफिट हमारे बिजनेस को ही मिलेगा ना फिर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उनकी काम करने की क्षमता बढ़ती है, उससे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है, बिजनेस की प्रेस्टीज मतलब बिजनेस की इमेज अच्छी होती है, रेपुटेशन अच्छी हो जाती है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स तैयार होते हैं। कोई एम्प्लॉय सालों से हमारे बिजनेस में काम कर रहा हो तो वो कितनी अच्छी क्वालिटी के गुड्स तैयार करेगा, है ना। वो लोग हमेशा मिलकर काम करेंगे, उनमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा। बिजनेस का लेबर टर्नओवर रेट कम होगा। लेबर टर्नओवर रेट मतलब कि हर साल नए नए लोगों को नौकरी पे रखना, पुराने लोगों को निकालना, या पुराने लोग खुद ही नौकरी छोड़कर चले जाते हो फिर नए लोगों को रखना। तो हमेशा अगर नए लोग आते रहते हो ना बिजनेस में तो वो बिजनेस को नुकसान पहुंचाता है। नए लोग फिर से नई तरह से काम करेंगे। इससे अच्छा कोई पर्सन 10 सालों से हमारे बिजनेस में काम कर रहा हो तो वो कितनी अच्छी तरह से करेगा काम। तो इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारे बिजनेस को बहुत बेनिफिट देता है। तो मैनेजमेंट में लोगों को मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना, ये भी ज़रूरी है। और फिर मैनेजमेंट का दूसरा टाइप आता है, वो आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दूसरा आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसों का मैनेजमेंट करना, ये तो ज़रूरी है ही ना। पहले हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट देखा, मतलब गुड्स सामान का मैनेजमेंट करना। फिर हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखा कि लोगों को मैनेजमेंट करना, उन्हें खुश रखना। फिर ज़रूरी आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विथ द फाइनेंस फंक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का फाइनेंस फंक्शन मतलब मनी रिलेटेड फंक्शन, मनी रिलेटेड वर्क को जो है वो ध्यान देना, इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, पैसों का मैनेजमेंट करना, जिसके अंदर आता है फाइनेंशियल फंक्शन मीन्स द फंक्शन ऑफ एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ कैपिटल। इसका मतलब कि कैपिटल का एक्विजिशन, कहाँ से कैपिटल लेकर आना है, उसको यूज़ कैसे करना है, उसको एलोकेट कैसे करना है, मतलब कहाँ कहाँ वो पैसे रोकने हैं। एंड दिस फंक्शन मस्ट बी डन इन आइडियल एंड एफिशिएंट मैनर। और ये फंक्शन हमेशा आइडियल एंड एफिशिएंट मैनर, काफ़ी अच्छी तरह से होना चाहिए। कहते और किसी में मिस्टेक हो तो शायद एक बार चल जाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पैसों में मिस्टेक हो गई तो जिसकी वजह से बिजनेस डूब सकता है या तो लॉस में जा सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देते हैं, सुनना ध्यान से। तो इनमें सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे बिजनेस में कितने फाइनेंस की नीड है, कि अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो कितने रुपयों की ज़रूरत है हमें, वो चेक करना। इसके बाद कितने टाइम के लिए रुपयों की ज़रूरत है। समझो भाई मुझे अभी बिजनेस में 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन कितने टाइम के लिए, कितने टाइम कि भाई चलो 4 साल के लिए, 4 साल के बाद मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 10 साल का, मैं रिटर्न कर दूंगा, ये भी ना। इसके अलावा बिजनेस का बजट तैयार करते हैं कि पूरे साल में कितनी इनकम और कितना खर्चा हो सकता है। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग वर्क के लिए ये फंड को एलोकेट करते हैं, मतलब पैसों को एलोकेट किया जाता है, कौन से काम के लिए कितने पैसे खर्च होंगे, किस काम के लिए कितने रुपए लगेंगे, ये सब। इसके अलावा कि कैपिटल का एक्विजिशन करना, मतलब कैपिटल जमा करना,
कि अगर हमें 10 लाख की ज़रूर है तो वो 10 लाख आएंगे कहाँ से? बैंक से लोन लें, अपने खुद के पैसे लगाएं 10 लाख, कि फिर शेयर मार्केट में हमारा शेयर रखें कि जिससे लोग हमारे शेयर खरीदेंगे और हमें 10 लाख रुपए मिलेंगे। ये सब भी मैनेजमेंट किया जाता है ना। इनके अलावा चलो अगर हमें पैसे मिल भी गए तो उसका यूटिलाइजेशन करना, तो उसका यूज़ कैसे करें? ऐसे यूज़ करें कि जिससे पैसे वेस्ट ना हो, बराबर। इसके अलावा फाइनेंशियल पॉलिसी तैयार करना। फाइनेंशियल पॉलिसी मतलब मनी रिलेटेड पॉलिसी, कि अगर आप कोई सामान बेच रहे हो तो कितनी क्रेडिट रखोगे, कि अगर मैं सामान बेच रहा हूँ कुछ भी हो जाए सामने वाले को 2 महीने में पैसे देने ही देने हैं। ये पॉलिसीज कुछ रूल्स बनाना ना, कि अगर मैंने लोन ली है तो हर महीने की एग्जैक्ट पहली तारीख को मैं बैंक को अपनी इंस्टॉलमेंट चुका दूंगा। ऐसे होते हैं ना ये फिक्स रूल्स। ये बिजनेस के लिए रूल्स तैयार करना। टैक्सेस का भी ध्यान रखना, जैसे बिजनेस को ही नहीं चलाना है, इसके अलावा गवर्नमेंट को टैक्स भी देने हैं, दूसरे एक्सपेंसेस भी देने हैं। या तो फिर कितनी एसेट्स हमें बिजनेस में चाहिए होगी, कौन सी मशीनरी चाहिए, कितनी एसेट्स चाहिए, ये सब चीज़ों का मैनेजमेंट करना, इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़रूरी होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से ही हमारा बिजनेस का अच्छा खासा डेवलपमेंट एक्सपांशन हो सकता है। ये बिजनेस को जब मॉडर्न वे में बनाना हो, अब पुराने तरीके से बिजनेस चल रहा था, अब मॉडर्न स्टाइल से टेक्नोलॉजी से बिजनेस चलाना है, तो इन सब के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट में पैसों का मैनेजमेंट भी हुआ ना। और अब दूसरा आता है फाइनल मैनेजमेंट का फंक्शन, वो आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब किसका मैनेजमेंट करना? प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इट मीन्स प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विच इंक्लूड प्रोडक्शन प्लानिंग, डिसाइडिंग प्रोग्राम्स, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड कीपिंग कंट्रोल। इसका मतलब प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखो, किसी का भी मैनेजमेंट करना हो ना, किसी का भी मैनेजमेंट करना हो ना, तो मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ऐसे फंक्शन रिपीट होंगे ही, भले मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, फाइनेंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स या प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी वही कहते हैं कि जिसके अंदर कैसा प्रोडक्ट करना है, कैसा प्रोडक्शन करना है, हमें उसके लिए प्लानिंग करना, प्रॉपर प्रोग्राम्स, मेथड तैयार करना, कोऑर्डिनेशन रखना कि भाई इतने टाइम में इतना इतना प्रोडक्ट तैयार हो, प्रॉपर डायरेक्शन देना और कंट्रोल रखना, ये सब आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। तो मतलब कि आप जब जो है वो ये प्रोडक्ट तैयार करते हो, आपको पता है आपका प्रोडक्ट ही आपके बिजनेस की पहचान बनता है। आप कैसा प्रोडक्ट तैयार करते हो उससे आपके बिजनेस का नाम रहता है। इसीलिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पता होगा कितनी सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो उसके प्रोडक्ट की वजह से ही जानी जाती है। उनका प्रोडक्ट बेस्ट है, इसकी वजह से ही उन कंपनियों को पहचानते हैं, है कि नहीं? जैसे आपको एग्जांपल पता ही होगा, जैसे जो है भाई एप्पल कंपनी, आईफोन कंपनी, तो नाम से, उनके प्रोडक्ट से ही जो है वो पता चलता है, नहीं वो इतनी अच्छी कंपनी, हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो इसीलिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अब देखें कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें जो है वो ये आती हैं। तो जैसे आता है कि प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर प्लानिंग करना, कैसा प्रोडक्ट तैयार करना है, किस तरह से तैयार करना है, उसके लिए ज़रूरी रिसर्च करना कि मार्केट में कैसे प्रोडक्ट चल रहे हैं, किस स्टाइल के प्रोडक्ट लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, उसके बारे में जो है वो ध्यान देना, उनकी प्राइस वगैरह डिसाइड करना, कैसी टेक्नोलॉजी या कैसी मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी वो नक्की करना, प्रोडक्शन में कैसी टेक्नोलॉजी, कैसी मशीन का यूज़ करोगे, प्रोडक्शन जहाँ पे करोगे तो उस प्लेस, उस लोकेशन का ध्यान रखना कि जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा ना हो, वेस्टेज ज़्यादा ना हो, उसके लिए कितना रॉ मटेरियल हमेशा चाहिएगा, कितना खर्चा हमेशा होगा, ये ध्यान रखना, कैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा, ये सबसे खास ध्यान रखना कि कैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट। ऐसा नहीं आप पहली बार जब आपका नया बिजनेस शुरू हो रहा है तो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद बिजनेस चल पड़ा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी हमने बिगाड़ दी, तो जिससे आपका नाम भी बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए क्वालिटी कैसी मेंटेन रखनी है ये ध्यान देना, और प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो कैसा होगा, सिंपल कि उसमें अलग अलग वैरायटी भी रखनी है, ठीक है ना, सिंपल ही रखना है कि अलग अलग वैरायटीज़ भी रखनी है। जैसे अगर डेयरी मिल्क है
तो डेयरी मिल्क के जो प्रोडक्ट आते हैं ना, जैसे एक चॉकलेट आता है, तो वो चॉकलेट में बस एक सिंपल वही 5 रुपये 10 रुपये का खाली एक डेयरी मिल्क के, उसमें वेराइटीज़ भी है ना, कितनी सारी वेराइटीज़ आती हैं कि उसमें जो है वो फ्रूट एंड नट अलग, फिर जो है वो सिल्क अलग, ओरियो अलग, कितने सारे प्रोडक्ट की वेराइटीज़ उसमें आती हैं। तो ये सब भी तो मैनेजमेंट रखना पड़ता है, ठीक है ना। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ये सभी चीज़ों का ध्यान देते हैं। तो फाइनली जब बिजनेस जो है वो ये चलता है ना, आपका बिजनेस चल रहा हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेस कंपनी आपको अगर चलानी हो, तो उसके लिए आपको बिजनेस में ये हर तरह के फंक्शन करने पड़ते हैं। रिवाइज करवा रहा हूँ उसे कि चारों फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये चारों मैनेजमेंट जब आप प्रॉपर वे में करोगे तो ही आपका बिजनेस प्रॉपर वे में चल पाएगा, ठीक है। तो आज हमने इन सब मैनेजमेंट के बारे में समझा ना। अब इनके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मैनेजमेंट की सभी प्रोसेस एक एक चैप्टर करके हम लोग समझेंगे। तो अब इनके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखें। थैंक यू।